संख्यात्मक योग्यता के 8वें मॉडल पेपर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस मॉडल पेपर में पिछले की तरह से 10 सवालों पे बात करेंगे। ये सवाल छोटे हैं लेकिन एट ए टाइम कहीं ना कहीं डिसीज़न लेने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा इन्हें ध्यान से देखेंगे। और पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, विकल्प नोट कर लीजिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर कहीं भी असुविधा होती है तब प्ले करके आगे देखिए। जैसे आपके सामने ये दिख रहे हैं 3 सवाल, आप इन्हें नोट कर लीजिए, इनके ऑप्शन नोट कर लीजिए और खुद से आंसर निकालने की कोशिश करिए। पहला सवाल है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। सबसे पहली चीज, जो संख्याओं का योग होता है ये बराबर किसके होता है, ये पीछे पढ़ चुके हैं। संख्याओं का योग बराबर होता है औसत गुणे, संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे संख्याओं की संख्या। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे संख्याओं की संख्या। और अगर हमें बाय द वे औसत निकालना है, जैसा कि इसमें पूछा गया है, दोनों बातें करनी पड़ेंगी। तो औसत बराबर संख्याओं का योग और फिर नीचे डिवाइड में संख्याओं की संख्या आ जाएगा, संख्याओं की संख्या आ जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम योग देखेंगे। तो m संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो mn स्क्वायर योग हो गया, गुणा कर दिया। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो योग कितना हो गया, mn स्क्वायर। तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो उसका योग हो गया m स्क्वायर। ये mn संख्याओं का योग हो गया और बटे इनकी संख्या, तो इनकी संख्या कितनी है, m प्लस n हो गई। टोटल m प्लस n हो गई। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो औसत गुणे संख्याओं की संख्या यानी mn स्क्वायर। और फिर n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो nm स्क्वायर। दोनों का योग बटे दोनों की संख्याएं। ऊपर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो ऊपर कॉमन दिख रहा है mn। ऊपर mn कॉमन ले लिया तो इधर n बच जाएगा और इधर से m बच जाएगा। और नीचे आपका m प्लस n पहले से दिया हुआ था, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा mn। तो आपका कौन सा आंसर सही है, इसका सी विकल्प सही है। और मैंने इतना डिटेल में सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि एक बार ये फार्मूला फिर से क्लियर करा दूं, अदरवाइज पीछे पढ़ चुके हैं आप। अगला सवाल है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है का मतलब प्रेजेंट में बात की जा रही है। और इनकी आयु का जो वर्तमान गुणनफल है वो 196 ईयर है, यानी 196 साल है। पूछ रहे हैं कि 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले 5 साल बाद इनकी आयु पता कर लेते हैं और उसके बाद फिर अनुपात पता कर लेंगे। तो पिता की उम्र जो भी है पुत्र की उम्र का 4 गुना है, तो अगर पुत्र की x है तो पिता की 4x है। और इनका जो गुणनफल प्रेजेंट में है वो 196 वर्ष है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है, पुत्र की x पिता की 4x, दोनों का गुणनफल 196 है। तो ये हो गया 4x स्क्वायर बराबर 196 आ गया। तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49 और x बराबर क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पे जो बेटे की उम्र है वर्तमान में वो 7 साल है और पिता की उम्र 7 चौको 28 साल है। तो ये वर्तमान उम्र हो गई 7 वर्ष और 28 वर्ष लिख लेते हैं। 28 वर्ष पिता और 7 वर्ष पुत्र, ठीक है। 28 वर्ष का पिता हो गया और 7 वर्ष का पुत्र हो गया। अब 5 साल बाद आप पूछ रहे हो तो +5 ये भी हो जाएगा, +5 ये भी हो जाएगा। तो 5 साल बाद ये 12 साल का हो जाएगा और 5 साल बाद ये 33 साल का हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करोगे 11 और 3 से डिवाइड करोगे 4, 11-4 का संबंध होगा। कौन सा आंसर सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, डी आंसर इसका लगा देंगे। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। नीचे दिए गए समीकरण में Q का मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। 8, 9, 7, 6।
अच्छा, जो समीकरण दिया है उसको हमने रेड से लिख दिया है, उसको ध्यान से देखिए। इस समीकरण में पूछा जा रहा है कि जो Q है, Q का मतलब ये, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अधिकतम मान क्या होगा। आप देखिए, फिर से लिख रहा हूँ, 5p और 9 लिखा हुआ है, फिर प्लस किया गया है 3p 7 लिखा हुआ है, और फिर प्लस किया गया है और 2q और 8 लिखा हुआ है, और बराबर ये 1114 के है। अभी पूछा जा रहा है q की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी इनमें से। तो q की वैल्यू मैक्सिमम तब हम लेंगे जब ये मान मिनिमम होगा। अब मिनिमम इसको कितना नीचे ले जा सकते हो, तो ये 500 क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर हम 0 रख दें दोनों की जगह, p की जगह, तो मिनिमम वैल्यू इधर हो जाएगी तो मैक्सिमम इसकी आ जाएगी। समझ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, तो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए इनकी मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो सबसे न्यूनतम क्या इन्हें बना सकते हो, 509 और 307, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे p बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो p बराबर 0 रखेंगे तो 509 और प्लस 307 आ गया, और प्लस 2q और 8 इक्वल टू 1114। अब देखिए 2q8 बराबर क्या हो जाएगा, 1114 माइनस, इनको जोड़ लीजिए 816। अब 816 जब हम इससे घटा देंगे तो आ जाएगा 298, और 298 का मतलब है कि q बराबर आपका 9 आ जाएगा। तो q की वैल्यू 9 आएगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, बस ये गौर करने वाली बात थी कि जब मिनिमम रखोगे तब तो मैक्सिमम आएगा। इस चीज़ को वॉच करके चलिएगा, यानी सवाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आइए नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, एक वर्क एंड टाइम का है और एक समय दूरी चाल का है। सिंपल से अच्छे सवाल हैं। सीमा की कार्यक्षमता रिधिमा से 25% कम है। यदि सीमा किसी काम को करने में 24 दिन का समय लेती है तो दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे ये सेकेंडरी होता है, पहले ये पता करिए दोनों अलग अलग पूरा काम कितने दिन में करते हैं। तो सीमा का तो दिया है 24 डेज में करती है, रिधिमा को आपको पता करना है कि वो अकेले पूरा काम कितने दिन में करती है, फिर आप दोनों का मिला करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिधिमा अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगी। सबसे पहले इनकी कैपेसिटी देखें, क्षमता देखें, क्योंकि क्षमता और समय में उल्टा संबंध होता है। तो यहाँ पे सीमा को हम S से लिख लेते हैं और रिधिमा को R से लिख लेते हैं। सीमा की जो कार्य क्षमता है वो रिधिमा से 25% कम है, इसकी कैपेसिटी 75% है, तो इसकी कैपेसिटी 100% होगी। तो इनकी क्षमता में 3-4 का संबंध हो गया। अब क्षमता में अगर 3-4 का संबंध है तो इनके द्वारा जो किसी काम को करने में समय लिया जाएगा उसमें 4-3 का संबंध हो जाएगा। उल्टा, क्षमता कम है समय ज़्यादा लेगा, क्षमता ज़्यादा है समय कम लेगा। अब सीमा के बारे में कहा जा रहा है कि 24 दिन ले रहे हैं, तो 24 ही तो 4 है, चाहिए 3, यानी 18 दिन लेगी रिधिमा। तो सीमा 24 दिन में कर रही है और रिधिमा कितने दिन में कर रही है, 18 दिन में कर रही है, क्योंकि रिधिमा की कैपेसिटी ज़्यादा है। दोनों मिलकर, वो फार्मूला आपको हमने बताया ये पीछे, ये बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, xy/x+y। जितना हो सके बेहतर तरीके से करिए, स्पीड में करिए और रिवीजन करते रहिए। दोनों को जोड़ दीजिए, 42 हो जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 सत्ते 42 और 6 चौक को 24, 18 चौक को 72 हो गया, 72/7 हो जाएगा, 7×10 10 सही 2/7 दिन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों मिलकर 10 सही 2/7 दिन में काम को डन कर देंगे। आपका अगला सवाल है कि एक यात्री 312 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। कुछ सफ़र वह बस से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और कुछ दूरी वो मोटरसाइकिल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि बस द्वारा तय की गई उसकी दूरी क्या है। देखिए, एक पीछे बैक में जाइएगा, नंबर सिस्टम में हमने आपको एक सवाल बताया था
कि गाय और मुर्गी वाला, जिसमें हेड और पैर दिए रहते हैं, या पार्किंग में कारें और बाइक हैं, या सिक्के वाले क्वेश्चन बताए थे। तो एकदम उसी नियम पे हमने आपको एक उदाहरण इसका दिया था और आज उसी तरीके से इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। टोटल सफ़र हमारा 6 घंटे का रहा और टोटल जो हमारी जर्नी रही वो 312 किलोमीटर की रही। टोटल सफ़र 6 घंटे का था, टोटल जर्नी 312 किलोमीटर की। अब ये सफ़र हमने दो तरीके से तय किया है। एक तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमने बस का प्रयोग किया है और दूसरा सफ़र हमने तय किया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जिसमें हमने बाइक का प्रयोग किया है। अच्छा, ये सारा का सारा सफ़र बाइक से नहीं तय किया गया 6 घंटे पूरे, अदरवाइज 6 चौको 24 से 240 किलोमीटर चल पाते, और अगर ये सारा का सारा सफ़र बस से तय किया जाता तो 420 किलोमीटर चल जाते। इसका मतलब है कि बाइक और बस दोनों का प्रयोग किया गया है। अब अगर आपको बस चाहिए तो बाइक को लेकर चलेंगे, बाइक चाहिए तो बस को लेकर के चलेंगे। मुझसे पूछा गया है कि बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो इसको ब्लॉक कर दीजिए। अपोजिट वाले से टाइम को गुणा करेंगे, 6 चौको 24, ये 240 किलोमीटर एक छदम दूरी है, मौक दूरी है। वास्तविक तो ये है, दोनों का अंतर ले लें, 72 आ गया। अब ये डिस्टेंस है और ये क्या है, स्पीड। इन दोनों के अंतर से डिवाइड कर दें, 72/30 यानी दूरी बटे चाल क्या होता है, टाइम होता है। तो इसको हम 6 से काट देते हैं, 6 पंचे 30 हो गया। 12/5 घंटे उसने बस से सफ़र किया। अब 12/5 घंटे सफ़र किया तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड 70 थी और 12/5 घंटे तक वो सफ़र करता रहा। 5 से काट दीजिए 14 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 168 किलोमीटर आ जाएगा, यानी 168 किलोमीटर का सफ़र उसने बस द्वारा तय किया है। तो आपका काफ़ी अच्छा आंसर है, समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। और बैक में जाकर के एक बार इसका नियम थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा नंबर सिस्टम में, और अगर पढ़ रखा है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके सामने 6, 7, 8 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ट्रेन से संबंधित है। छठा सवाल, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, जबकि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? यहाँ पे आप इसको देखेंगे, डायग्राम के जरिए मैं आपको कन्फर्म कराता हूँ। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई नहीं पता है, चलिए L मीटर लंबी है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस तरह से चल रही है। रास्ते में एक प्लेटफॉर्म पड़ता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है, कुछ भी आप मान लीजिए, इसको L1 मान लेते हैं तो इसको L2 मान लेते हैं। इसको जब ये ट्रेन पार करती है तो ट्रेन को पार करने में 12 सेकंड का समय लग जाता है। अच्छा, विपरीत दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है, हम व्यक्ति को यहाँ पे ले लेते हैं और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत डायरेक्शन से आ रहा है। यही ट्रेन जब उसको पार करती है तो 6 सेकंड का समय लेती है। आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी और चाल यही रहेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो गतिमान नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, किंतु सापेक्ष गति से, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो पहले हम ट्रेन की लंबाई को पता कर लेते हैं। रेलगाड़ी जब इस व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी और ऐसी दूरी इसने तय किया है 20 + 4 यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कितनी देर में? 6 सेकंड में। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, समय सेकंड में है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 24 × 5/18 और इंटू 6 कर लेंगे तो 6 × 18 हो गया और 3 × 8 = 24, 8 × 5 = 40। 40 मीटर लंबी है हमारी ट्रेन। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 40 मीटर आ गई। अब ये रेलगाड़ी जब पार करेगी प्लेटफॉर्म को तो कितनी दूरी तय करेगी? तो 40 + L2 दूरी तय करेगी। 40 + L2 क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी, और ऐसा इसने किया 12 सेकंड में। किस स्पीड से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 सेकंड में। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 5/18
18 कर देंगे और इंटू 12 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12 यानी 200/3 मीटर आ गया। तो 40 प्लस L2 ये बराबर किसके है, 200/3 मीटर के। तो 200/3 से हम 40 घटा देते हैं तो L2 निकल आएगा 200/3 और -40। 4 तिहाई 12 हो गया, 120, 80/3 आ गया। और 80/3 का मतलब 3 दूनी 6, 3 18, 26 सही 2/3 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 26 सही 2/3 मीटर है। आपका कौन सा आंसर सही होगा, ए आंसर सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सा सवाल था, थोड़ी सी मेहनत करिएगा और समझ में आएगा। पीछे समय दूरी चाल हमने डिटेल में आपको पढ़ाया ही है, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है ABC की वर्तमान आयु का योग 90 साल है और कहा जा रहा है कि 6 साल पहले जो इनकी आयु में रिलेशन था वो 1, 2, 3 का था। अभी वर्तमान में पूछा जा रहा है कि C की उम्र क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि डिस्ट्रीब्यूट आयु को हम वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे रेशियो दिया हुआ। तो रेशियो तो हमारा पास्ट में दिया है और एज का योग वर्तमान में दिया है। A + B + C तीनों की जो आयु का योग वर्तमान में है वो 90 साल है। तो दैट टाइम योग क्या रहा होगा, तो 90 माइनस कर देंगे, 3 व्यक्ति थे 6 साल पहले, 3 × 6 यानी 90 - 18 करेंगे 72 ईयर था, 72 ईयर। ये आपका 6 साल पहले तीनों की आयु का योग 72 साल था। अनुपात क्या था, 1, 2 और 3 का। तो 72 बटे अनुपातिक योग 6 कर देंगे, सी का चाहिए 3, तो 6 से काट दीजिए, 6 कम 6 दूनी 12 तिहाई 36 वर्ष का था सी, 36 वर्ष का था। लेकिन अब वर्तमान में चूंकि 6 साल पहले की बात है तो 42 ईयर का है। आपका आंसर होगा 42 साल। सबसे इम्पोर्टेंट था ये चीज़, यहाँ पे पहुँचना। 6 साल तीनों कम रहे होंगे, 6 त्रिक 18 साल घटा देंगे और उसके बाद बांट देंगे, पास्ट एज निकल आएगी, जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। आपका सही आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3। इसका मतलब क्या है, सम संख्याओं के घनों का योग पूछा गया है, क्यूब का योग पूछा गया है। तो ये तो हम आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा चुके हैं और बेस्ट तरीका आपको हमने बताया है। 2 की पावर 3 + 4 की पावर 3 + 6 की पावर 3। अब क्लियर हो गया कि ये इवन नंबर का क्यूब पूछा जा रहा है। +12 की पावर 3 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पे आपको हमने सबसे बेस्ट तरीका बताया था कि सबसे पहले बिना पावर देखे संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या था, औसत गुणे संख्याओं की संख्या। और औसत क्या है, अगर ये क्रमागत रूप से दिया है तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर दीजिए, तो 12 + 2 करिए और बटा 2 कर दीजिए, औसत कितना आ गया, 7 आ गया। अब हाउ मेनी नंबर, संख्याएं कितनी हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर बताया था बटे कॉमन डिफरेंस +1 हो गया, तो दोनों का अंतर ये 10 हो गया, 5 और ये 6 संख्याएं हैं यानी 7 × 6। इसका योग कितना हो गया, 42 हो गया, 42। यहाँ से यहाँ तक योग 42 हो गया। अब हमने आपको बताया था कि जो योग आए संख्याओं का बिना पावर देखे उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप देखिए 42 गुणे हम 42 कर लेते हैं, 2 दूना 4 हो गया और 2 चौको 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 हो गया, 6 8 8 16 के 6 1764 आ गया। अब 1764 इसका 42 का स्क्वायर है, स्क्वायर करके दुगना करने की बात की गई थी। तो 2 चौको 8 हो गया, 2 छंग 12 के 2 हो गया, कैरी 1 हुआ, 7 दूनी 34 1 35, 3528 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आज के इस पेपर के लास्ट सवाल हैं। धातु के 2 गोलाकार गेंद ए और बी हैं। ठोस गोले आप समझ लीजिए, ए और बी, इस तरह से धातु के 2 गोले जो है ए और बी हैं या गेंद हैं। इनका ए का जो व्यास है बी का दुगना है यानी डायमीटर। तो अगर इसका व्यास 1 है तो इसका 2 है, ए का व्यास बी का दुगना है। तो अगर इनके व्यास में 2 1 का संबंध है, देखिए व्यास में अगर 2 1 का संबंध है तो इनकी त्रिज्या में भी 2 1 का संबंध होगा।
कोई कन्फ्यूज़न नहीं, जो व्यास में संबंध होगा वही त्रिज्या में। अगर इनके पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे, सरफेस एरिया की, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वर्गानुपात हो जाएगा, 4:1 का संबंध हो जाएगा। और अगर आयतन की आप बात करेंगे तो आयतन में जो संबंध होगा घना अनुपात होता है, तो 8:1 का हो जाएगा। आपका सही आंसर 8:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि गोले में अगर mn का रिलेशन है रेडियस या डायमीटर में, तो सरफेस एरिया में m² n² का, और वॉल्यूम में जो होगा वो m³ और n³ का हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अगला सवाल जो 10 नंबर लिखा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बीजगणितीय फार्मूले, क्योंकि ऐसे ये सॉल्व नहीं किए जाते हैं कि इनको जोड़ो और स्क्वायर करो, इनको घटाओ फिर स्क्वायर करो, सॉल्व करो। ये अगर हम a मान लें और इसको b मान लें तो लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, ये लिखा है a + b का होल स्क्वायर और -a - b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर 4ab के होता है। और नीचे क्या लिखा है? ab लिखा है, तो ab यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर इसका 4 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। आपने जो ये 10 सवाल देखे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इनको इत्मीनान से आप करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।